कल्पना कीजिए, अगर आपको पता चले कि आप समुद्र की सतह से 7 किलोमीटर नीचे फंसे हुए हैं, जहां सूरज की एक भी किरण कभी नहीं पहुंचती, जहां पानी का दबाव इतना खतरनाक है कि अगर आपकी सुरक्षा में सिर्फ एक छोटी सी दरार भी आ जाए, तो अगले ही सेकंड आपका पूरा शरीर पानी में खुल जाएगा। लेकिन सोचिए, अगर उसी अंधेरे में कोई ऐसी चीज भी मौजूद हो जो इंसानों का इंतजार कर रही हो। यही कहानी है अंडर वाटर की। और यकीन मानिए, जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी, हर मिनट पिछले मिनट से ज्यादा डरावना होता जाएगा। समुद्र की हजारों फीट गहराई में बना एक रिसर्च स्टेशन, जहां महीनों से वैज्ञानिक और इंजीनियर काम कर रहे हैं। बाहर दिन है या रात, इसका अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है। यहां सिर्फ मशीनों की आवाज और चारों तरफ फैला अंधेरा ही उनकी दुनिया बन चुका है। इसी स्टेशन में मौजूद है नोरा। हर दिन की तरह वो अपनी ड्यूटी शुरू ही करती है कि अचानक पूरा स्टेशन जोर जोर से कांपने लगता है। पहले सभी को लगता है कि ये शायद एक सामान्य भूकंप होगा, लेकिन अगले ही पल छत से पानी टपकना शुरू हो जाता है। नोरा का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है, क्योंकि समुद्र की इस गहराई में पानी की एक छोटी सी लीक भी पूरे स्टेशन को कुछ ही सेकंड में खत्म कर सकती है। वो बिना एक पल गवाए बाकी क्रू मेंबर्स को जगाने के लिए दौड़ पड़ती है। तभी अचानक दीवारों में लंबी दरारें पड़ने लगती हैं और अगले ही पल हजारों टन पानी पूरे जोर से स्टेशन के अंदर घुस जाता है। हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन समुद्र का पानी उनसे कहीं ज्यादा तेज है। नोरा पूरी ताकत लगाकर एक इमरजेंसी दरवाजे का सिस्टम ठीक करने की कोशिश करती है, जबकि दूसरी तरफ उसके साथी मौत से भागते हुए उसी दरवाजे की तरफ दौड़ रहे होते हैं। बस कुछ कदम, सिर्फ कुछ कदम और। लेकिन उससे पहले ही समुद्र का पानी उन्हें अपनी चपेट में ले लेता है। नोरा चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर पाती। अगर वो दरवाजा बंद नहीं करती, तो अंदर मौजूद बाकी लोग भी उसी पल मारे जाते। भारी दिल से वो दरवाजा बंद कर देती है और कुछ ही सेकंड में सब कुछ फिर से खामोश हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अभी तक उन्हें लगता था कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन समुद्र का दबाव है। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस अथाह अंधेरे में कुछ और भी जाग चुका है। दरवाजा बंद होने के बाद कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन यह सन्नाटा किसी राहत का नहीं, बल्कि आने वाले तूफान का संकेत था। नोरा, रोड्रिगो और बाकी बचे लोग तुरंत कंट्रोल रूम से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर सिस्टम पूरी तरह बंद हो चुका था। ऊपर की दुनिया से उनका रिश्ता अब पूरी तरह टूट चुका था। इसी बीच स्टेशन की दीवारों के बाहर से एक अजीब और भारी आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई विशाल चीज लोहे की दीवारों पर अपने नुकीले पंजे घसीट रही हो। पहले सभी इसे भूकंप का असर समझते हैं, लेकिन किसी के मन से ये डर नहीं निकलता कि बाहर आखिर है कौन। नोरा और रॉड्रिगो कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक करने के लिए सर्वर रूम की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में हर जगह टूटी हुई दीवारें, बिखरा मलबा और पानी से भरे कॉरिडोर दिखाई देते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा स्टेशन किसी दैत्य ने अपने हाथों से कुचल दिया हो। सिस्टम चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि बेस का ज्यादातर हिस्सा पूरी तरह नष्ट हो चुका है। सिर्फ कुछ सेक्शन ही किसी तरह टिके हुए हैं। अब उनके पास सिर्फ एक ही उम्मीद बची थी, किसी तरह एस्केप पॉड तक पहुंचना। लेकिन रास्ते में उन्हें अपने साथी पॉल की आवाज सुनाई देती है। वो भारी मलबे के नीचे दबा हुआ मदद के लिए चिल्ला रहा था। हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, नोरा उसे मरने के लिए नहीं छोड़ती। वो और रॉड्रिगो पूरी ताकत लगाकर मलबा हटाते हैं और आखिरकार पॉल को बाहर निकाल लेते हैं। तीनों किसी तरह एस्केप पॉड रूम तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरा पॉड रूम लगभग खाली था। जितने भी सही सलामत एस्केप पॉड थे, उनमें बाकी क्रू मेंबर्स पहले ही भेजे जा चुके थे। वहां सिर्फ उनके कैप्टन फंसे हुए थे। कैप्टन बाहर आते ही बताते हैं कि अब बचने का सिर्फ एक रास्ता है। उन्हें 1.5 किलोमीटर दूर मौजूद रॉबक स्टेशन तक पहुंचना होगा। लेकिन वहां तक जाने का मतलब था समुद्र की उस गहराई में बाहर निकलना,
जहां एक छोटी सी गलती भी इंसान की जान लेने के लिए काफी थी। इतने में उन्हें ड्रिलिंग साइट से आया आखिरी रिकॉर्डेड सिग्नल सुनाई देता है, लेकिन उसमें किसी इंसान की मदद की आवाज नहीं, सिर्फ दर्द से भरी चीखें और उनके बीच किसी अनजान जीव की ऐसी डरावनी गर्जना सुनकर पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। तभी पॉल कांपती हुई आवाज में कहता है, शायद हमने समुद्र की गहराई में कुछ ऐसा जगा दिया है जिसे कभी जगाना ही नहीं चाहिए था। अब उनके पास सोचने का समय खत्म हो चुका था। या तो वे मौत का इंतजार करते या फिर उसी अंधेरे समुद्र में कदम रखते जहां शायद कोई पहले से उनका इंतजार कर रहा था। अब इस टीम के पास पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। सब लोग भारी भरकम डीप सी सूट पहनते हैं। यही सूट अब उनकी जिंदगी और मौत के बीच आखिरी दीवार था। जैसे ही प्रेशर चैम्बर खुलता है, उनके सामने समुद्र का वो अंधेरा दिखाई देता है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। चारों तरफ सिर्फ काला सन्नाटा, इतना गहरा कि अपनी टॉर्च की रोशनी भी कुछ फीट से ज्यादा आगे नहीं जा रही थी। वे धीरे धीरे रॉबक स्टेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। हर कदम के साथ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उन्हें दूर से देख रहा हो। अचानक उनके पीछे चल रहे रॉड्रिगो के हेलमेट में एक छोटी सी दरार पड़ जाती है। शुरुआत में किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन अगले ही पल समुद्र का करोड़ों टन दबाव उस दरार से अंदर घुस जाता है और देखते ही देखते सिर्फ 1 सेकंड के अंदर रॉड्रिगो का पूरा शरीर इतनी बुरी तरह फट जाता है कि उसके सूट के टुकड़े चारों तरफ बिखर जाते हैं। सब कुछ इतना अचानक होता है कि किसी को उसे बचाने का मौका तक नहीं मिलता। अपने दोस्त को इस तरह मरते देखकर नोरा पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन रुकना मतलब अपनी मौत को बुलाना था। वे आगे बढ़ते रहते हैं। रास्ते में उन्हें टूटी हुई विशाल ड्रिलिंग मशीन दिखाई देती है। हजारों टन वजन वाली ये मशीन अपनी जगह से कई 100 मीटर दूर पड़ी थी। सवाल सिर्फ एक था, इतनी भारी मशीन को आखिर यहां तक लाया कौन? ये कोई भूकंप नहीं कर सकता था। तभी अचानक पूरी जमीन फिर कांपने लगती है। सब लोग किसी तरह खुद को संभालते हैं, लेकिन अगले ही पल उनके साथ चल रहा पॉल अचानक चीख भी नहीं पाता। किसी अनदेखी चीज का विशाल पंजा ऊपर से आता है और एक ही वार में उसके पूरे सूट को चीर देता है। एक पल पहले जो इंसान उनके साथ चल रहा था, अगले ही पल उसके शरीर के टुकड़े समुद्र की तलहटी में तैर रहे होते हैं। अब सब समझ चुके थे, यह हादसा नहीं था, कोई उनका शिकार कर रहा था। डर के मारे सब अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाते हैं और तभी पहली बार उन्हें वो चीज दिखाई देती है। एक विशाल समुद्री जीव जिसका शरीर किसी मकड़ी जैसा और आकार किसी ट्रक से भी बड़ा था। वो कुछ सेकंड तक बिल्कुल शांत खड़ा उन्हें देखता रहता है, जैसे इंसानों को पहली बार देख रहा हो। फिर बिना हमला किए वो अंधेरे में गायब हो जाता है। लेकिन इस एक झलक ने सबको समझा दिया था, समुद्र की इस गहराई में इंसान सबसे बड़ा शिकारी नहीं है और शायद अभी उन्होंने उस असली दानव को देखा भी नहीं था। उस भयानक जीव को देखने के बाद टीम पूरी तरह समझ चुकी थी कि अब उनकी लड़ाई सिर्फ समुद्र से नहीं, बल्कि उन अनजान जीवों से भी है जिनका इंसानों की दुनिया से कभी सामना ही नहीं हुआ। लेकिन उनके पास रुकने का समय नहीं था। वे तेजी से आगे बढ़ते हैं। तभी एक और जोरदार भूकंप पूरे समुद्र की तलहटी को हिला देता है। दूर खड़ा उनका पुराना स्टेशन एक भीषण धमाके के साथ फट जाता है। उस विस्फोट से जहरीली गैसें उनके ऑक्सीजन सिस्टम तक पहुंच जाती हैं। सबसे ज्यादा असर स्मिथ पर होता है। उसका दम घुटने लगता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। हालात इतने खराब थे कि उसे वहीं छोड़ देना सबसे आसान फैसला होता, लेकिन नोरा ऐसा नहीं करती। वो और एमिली किसी तरह स्मिथ को संभालते हैं और उसे घसीटते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ देर बाद नोरा अचानक अपने आसपास एक अजीब सी हलचल महसूस करती है। उसे लगता है जैसे कोई चीज उसके बिल्कुल साथ साथ चल रही हो। वो टॉर्च घुमाती है, लेकिन वहां कुछ दिखाई नहीं देता। अगले ही पल एक पारदर्शी इंसान जैसी दिखने वाली डरावनी समुद्री प्रजाति बिजली की रफ्तार से उस पर टूट पड़ती है। वो नोरा को जमीन पर पटक कर उसका हेलमेट चट्टानों पर मारने लगती है। अगर हेलमेट टूट जाता तो अगले ही सेकंड नोरा की मौत तय थी।
वो पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और तभी वो जीव अचानक उसे छोड़कर अंधेरे में गायब हो जाता है। नोरा अभी संभल भी नहीं पाती कि उसके ऊपर से कुछ इतना विशाल गुजरता है जिसे देखकर उसकी सांसें थम जाती हैं। पूरा समुद्र कांपने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चलता फिरता पहाड़ उनके ऊपर से गुजर रहा हो। उस राक्षस का पूरा शरीर एक साथ दिखाई ही नहीं देता, सिर्फ उसका एक छोटा सा हिस्सा ही किसी इमारत जितना बड़ा था। उसके आसपास दर्जनों छोटे छोटे जीव तैर रहे थे, मानो वे उसके बच्चे हों। तभी नोरा को एहसास होता है अब तक जिन छोटे मॉन्स्टर्स से वे लड़ रहे थे वे असली खतरा नहीं थे, वे तो सिर्फ इस दैत्य के बच्चे थे। कुछ देर बाद आखिरकार नोरा और एमिली घायल स्मिथ को लेकर रॉबक स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। सुरक्षित स्टेशन को देखकर पहली बार उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है, लेकिन राहत ज्यादा देर नहीं टिकती। स्टेशन के बाहर एक विशालकाय शार्क लगातार चक्कर लगा रही थी। अगर उसने उन्हें देख लिया तो स्टेशन तक पहुंचने से पहले ही उनका सफर खत्म हो जाता। अब उनके और जिंदगी के बीच सिर्फ कुछ मीटर की दूरी बची थी, लेकिन उसी दूरी को पार करना उनकी पूरी जिंदगी की सबसे खतरनाक चुनौती बनने वाला था। शार्क के वहां से हटते ही नोरा, एमिली और बुरी तरह घायल स्मिथ किसी तरह रॉबक स्टेशन के अंदर पहुंच जाते हैं। कई घंटों बाद पहली बार उन्हें लगता है कि शायद अब वे बच जाएंगे, लेकिन किस्मत अभी भी उनका पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। स्टेशन के अंदर पहुंचकर वे तुरंत एस्केप पॉड्स चेक करते हैं। कुल 3 पॉड मौजूद थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 ही पूरी तरह काम कर रहे थे। ये देखकर पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। मतलब तीनों लोग एक साथ यहां से जिंदा नहीं निकल सकते थे। समय तेजी से खत्म हो रहा था। बाहर हजारों छोटे छोटे समुद्री जीव पूरे स्टेशन को घेर चुके थे, जबकि उनका विशालकाय मालिक लगातार पूरी बिल्डिंग को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। हर झटके के साथ पूरा स्टेशन कांप रहा था। नोरा बिना समय गवाए पहले घायल स्मिथ को एक पॉड में बैठाती है और उसे सतह की तरफ लॉन्च कर देती है। अब सिर्फ एक काम करने वाला पॉड बचा था। नोरा चाहती थी कि एमिली भी उसमें बैठकर यहां से निकल जाए, लेकिन एमिली समझ जाती है कि अगर वो चली गई तो नोरा कभी वापस नहीं आ पाएगी। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। आखिरकार नोरा मुस्कुराते हुए कहती है, अगर हम दोनों यहीं रुक गए तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। आंसुओं से भरी आंखों के साथ एमिली मजबूर होकर पॉड में बैठ जाती है। नोरा खुद अपने हाथों से पॉड लॉन्च कर देती है। अब समुद्र की हजारों फीट गहराई में पूरे स्टेशन में सिर्फ एक इंसान बचा था, नोरा। वो कंट्रोल सिस्टम खोलती है और एक ऐसा फैसला लेती है जो शायद कोई और कभी नहीं ले पाता। उसे पता चल जाता है कि अगर स्टेशन के न्यूक्लियर पावर कोर को ओवरलोड कर दिया जाए तो इतना बड़ा विस्फोट होगा कि बाहर मौजूद सभी मॉन्स्टर्स उसी में खत्म हो जाएंगे। लेकिन उस धमाके से बच पाना नामुमकिन था। काउंटडाउन शुरू हो चुका था। बाहर वो विशाल समुद्री दैत्य पूरी ताकत से स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था। हजारों छोटे जीव कांच तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे और ठीक आखिरी सेकंड में नोरा मुस्कुराते हुए ओवरलोड का बटन दबा देती है। अगले ही पल समुद्र की गहराई में इतना भयानक विस्फोट होता है कि पूरा स्टेशन आग के गोले में बदल जाता है। वो विशाल राक्षस जिसके सामने इमारतें भी छोटी लग रही थीं, उसी धमाके में हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। कुछ समय बाद रेस्क्यू टीम समुद्र की सतह पर सिर्फ 2 लोगों को जिंदा निकाल पाती है, स्मिथ और एमिली। लेकिन नोरा वहीं समुद्र की अथाह गहराइयों में हमेशा के लिए सो जाती है। और शायद यही इस फिल्म का सबसे बड़ा संदेश भी है। प्रकृति हमेशा इंसान से बड़ी रही है। जब इंसान उसकी सीमाओं को पार करने की कोशिश करता है तो कभी-कभी कीमत सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरी इंसानियत को चुकानी पड़ सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, अगर आप नोरा की जगह होते तो क्या वही फैसला लेते?